हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JMS एकेडमी। हम आपके बायोलॉजी के फैकल्टी हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहली बार हमको इस चैनल पर देखा होगा और हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पर। हम आपको बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर्स में आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को खुद ही पता है, नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर का महीना चल रहा है, हमारे पास केवल फरवरी, शायद नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। फरवरी का जो मध्य वाला समय है, लगभग उसी के टाइम पीरियड में शायद पेपर्स होते हैं। तो समझ सकते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जब टाइम कम है तो हम लोग जितना भी हो सकेगा शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने इस जो हमारा सिलेबस है उसको। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने सिलेबस को समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें। और अगर सिलेबस को हम समझे रहेंगे तो फिर ये रहेगा कि हमको पढ़ना कितना है, ये चीज़ें हमें क्लियर रहेंगी। तो हम सबसे पहले सिलेबस की बातें करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं और बड़ी तीव्र नज़रों से देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्लो चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा तुम्हें सिलेबस हम तुम्हें पूरा चैप्टर को एकदम विस्तार में पढ़ाएंगे। नो, विस्तार यहाँ पर नहीं होगा। केवल हम क्लियर कट वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मैं उनकी ही बात करूंगा। और ज़्यादातर हमारा पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। ज़्यादातर हम मतलब विस्तार में बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला है जो मुख्य जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। जैसा कि जनन है पहला जो इकाई है, उसके बाद अनुवांशिकी और विकास का है, और जीव विज्ञान और मानव कल्याण है, और जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रयोग है, और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है। टोटल मिला के 70 मार्क्स आपको मिलेंगे, और 30 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल के मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसा ही सिलेबस। लेकिन इसको अगर सिलेबस को थोड़ा सा विस्तार करके हम देखना चाहें तो हमारा जैसे चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें हमको कितनी सारी चीजें पढ़नी है, देख लीजिए। पुष्प की संरचना हमें क्लियर होना चाहिए, नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास और परागण के प्रकार, अभिकर्मक एवं उदाहरण, वही प्रजनन युक्तियां, पराग स्त्री के संकर्षण, दोहरा निषेचन, निषेचन पक्ष घटाएं, भ्रूण कोश एवं भ्रूण का परिवर्तन, बीज का विकास, फल का निर्माण, विशेष विधियां, एपोनोमिक्स जिसको हम कहते हैं, असंग जनता, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज परिकीर्णन का महत्व एवं फल निर्माण। ये केवल पहले एक चैप्टर का हमारा सिलेबस है। तो समझ सकते हो कि कितना वास्ट सिलेबस है हमारे पास। तो वास्ट सिलेबस है। पहले भी अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में पहली बार अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा जटिल चीजें हो सकती हैं। रीजन है कि बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, आप बहुत चीजें हमको पढ़नी है सच में। लेकिन हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एग्जाम में जो ज्यादातर चीजें पूछी जाएंगी हम उन्हीं की बातें करेंगे। इसमें कुछ ही चीजों की हम बातें करेंगे, जैसे पहला चैप्टर है। इसके बाद फिर हमारा सेकेंड चैप्टर आता है, जिसको हम मानव जनन के नाम से जानते हैं। ये छोटा चैप्टर है, लेकिन हाँ ये भी है इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा। और इसमें जैसे नर एवं मादा जनन तंत्र जो हाई स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ाना हो वैसा ही, और विषण एवं अंडाशय, सूक्ष्मदर्शी संरचना, युग्म जनन, शुक्राणु जनन एवं अण्डजन, मासिक चक्र, आर्थोचक्र जिसे कहते हैं, निषेचन, भ्रूण परिवर्तन, ब्लाइटोसिस्ट निर्माण तक हम देखेंगे, और अंतरोपण, सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण तक, और प्रसव में दुग्ध श्रवण। मतलब समझ सकते हैं कि सामान्य परिचय दिया है, मतलब ज्यादातर चीजें हमको नहीं पढ़ना है, थोड़ा ऐसी चीजें पढ़नी है। तो ये भी चैप्टर हमारा थोड़ा सा वास्ट है। वास्ट क्या कह सकते हैं, छोटा चैप्टर है उसकी अपेक्षा। तीसरा चैप्टर हमारा है जनन स्वास्थ्य। अब इसमें देख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है, यौन स्वास्थ्य जारित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन आवश्यकताएं और विधियां, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन जिसको MTP कहते हैं, एमनोसिंथेसिस आदि इतने सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं हमारे पास, जैसे इकाई 2 आती है अनुवांशिकी एवं विकास। इसमें देख सकते हैं वंशागति और विविधता का सिद्धांत। वैसे ये चैप्टर का नाम है, शायद यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ गलत सा टाइप हो गया है। मेंडली अनुपात विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ये सारा आपको मिलेगा सिलेबस के रूप, मतलब इस पर रहेगा, और PDF में आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे हेडिंग्स हैं, इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, वंशागति का आणविक धार। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी ये 2 चैप्टर्स हैं। एक फर्स्ट ये अनुवांशिकी और विकास, और दूसरा नंबर हमारा ये वंशागति का आणविक आधार। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स, ऐसा नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर्स या कोई टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट। एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट,
समझ में आ रही बात? सारे चैप्टर्स जरूरी हैं, हमको सारे चैप्टर्स को रीड करना चाहिए था बट नहीं किए। रीजन, क्योंकि बहुत सारे, हमने कहा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहले शुरुआत से पढ़ी है उनके लिए तो प्लस था ये, है ना। आगे अगर हम बात करें तो हमारा अगला चलता है विकास। एक चैप्टर है विकास, जीवन की उत्पत्ति। पिछले साल ये चैप्टर तो कट गया था, मतलब सिलेबस से हटाया गया था, लेकिन अब की बार फिर से इसे ऐड किया गया है। तो विकास, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं विकास के परिमाण, पूर्वजीवी, तुलनात्मक, ये जो एक एक कामा करके दिया गया है ना, इसको देख सकते हो। यहाँ पर देखें, एक हेडिंग ये है, एक हेडिंग ये सारे टॉपिक्स हैं और हमको इसको पढ़ना पड़ता है और हम पढ़ेंगे भी। ज्यादातर हमने कहा जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकेगा हम इस चैप्टर से लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा एक ये है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके में हम रोग वगैरह के बारे में देखते हैं और जानते हैं, जैसे रोग के कारण क्या है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया आदि ऐसे जो रोग हैं, इन सब रोगों के बारे में हमको जानना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कैंसर, HIV, एड्स और ये सारे, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा आता है जिसको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ी ही चीजें हमको पढ़नी है, मतलब ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जैव प्रौद्योगिकी और उनके प्रयोग। ये रहा इसके बीच में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है, बड़ा है, बड़ी टॉपिक है, इसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछते उससे, तो इनडायरेक्टली ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं या लघु उत्तरीय प्रश्न करके उसको पूछ सकते हैं, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सकेगा हम चैप्टर्स को बढ़िया विस्तार से, देखिए हमारे पास, हमने कहा टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सकेगा उतना हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर है जिसको बोलते हैं जीव और समष्टियां। ये लास्ट है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है और पर्यावरण है तो इसको समझ सकते हो, कुछ ज्यादा खास नहीं होगा, पर्यावरण से ही होगा, ठीक है। ये भी जैव विज्ञान संरक्षण पर्यावरण से 2 चैप्टर है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद, ठीक है, ये हमको पूरे सिलेबस को हमने आपको दिखाया कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या चीजें, इतनी चीजें ही हमको पढ़नी है बस, विशेष रूप से और कुछ नहीं। अगर हम पहले चैप्टर में देखें, अगर सिलेबस में देखा था हमने कि जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर का नाम था पुष्प की संरचना। उस चैप्टर में सबसे पहले हेडिंग थी जो वो पुष्प की संरचना। मैं दिखाना चाहता हूं उसको, फिर से आप देख सकें उसको। जैसे जो पहला चैप्टर था हमारा, वो था पुष्पी पादपों लैंगिक। अगर इसे खास करके ध्यान से देखें तो पहले हेडिंग हमको दिखाई दे रही है पुष्प की संरचना, देख रहे हैं आप, पुष्प की संरचना। उसके बाद नर एवं मादा युग्मों का विकास है, लेकिन हम स्किप कर लेंगे कुछ एक आध 2 टॉपिक्स, लेकिन इसको ठीक है, इसको हमको तो पढ़ना पड़ेगा, पुष्प की संरचना, ठीक है। तो हम इस पुष्प की संरचना को पहले चैप्टर में जो हेडिंग है इसको पढ़ने चल रहे हैं। मैटर समझ में आ रहा है? हम पुष्पों पादपों में लैंगिक जनन की पहली हेडिंग जो है पुष्प की संरचना, हम इसको पढ़ने चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने नए जो हमारी टॉपिक है हमारा, हम उस पर आते हैं जिसका नाम है पुष्प की संरचना, ठीक है। ये रहा हमारा पुष्प की संरचना। तो हम देखते हैं पुष्प की संरचना। देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग अभी हम जब से आए यहाँ पे और लगातार शायद बोलते ही रह गए, थोड़ा सा मतलब रुके नहीं। मैं चाहता हूँ कि कितनी जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाए, है ना, लेकिन ठीक है, समझिए इस चीज को कि पुष्प की संरचना। देखिए, पढ़ना केवल ऐसा नहीं कि हम लोग जाते हैं स्कूल्स में पेपर के लिए हमारी पढ़ाई होने। देखो, मेरा अंतिम उद्देश्य ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ करके पेपर देना उद्देश्य है, नहीं। पढ़िए, वो जीवन में तुम्हारे होना चाहिए, मतलब आसपास तुमको वो दिखना चाहिए, नहीं तो पढ़ने से हमारे क्या फायदा है, ठीक है। तो इसको केवल हम फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको ऐसा समझ में आए कि केवल पेपर के लिए नहीं, नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे तो पेपर तो सेकेंडरी चीज होती है यार लाइफ में थोड़ी ना कि पेपर्स काम देते हैं हर जगह, है ना। तो चीजें समझना हमको सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पुष्प की संरचना जो है, पुष्प की संरचना में हम पुष्प को देखेंगे, पुष्प के कितने भाग होते हैं। अच्छा, हम शुरू करते हैं पुष्प की संरचना में, थोड़ी सी बातें करते हैं। पता है आपको कि पुष्प क्या होता है? सुना होगा। पुष्प केवल हम देखते हैं कि पुष्प क्या है, ऐसा देखते हैं, लेकिन हमको क्लियर पता नहीं होता कि पुष्प है क्या चीज। तो देखिए, हमारी नजरिए से थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। देखिए, जब हम कोई बीज बोते हैं, कोई भी एक बीज बोते हैं, जमीन के अंदर कोई बीज बोते हैं, तो उस बीज में अगर देखें तो 2, जैसे हम मटर ले लें और मटर को खोलें तो उसमें 2 भाग दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, लाइक ऐसे,
इस तरीके से दिखाई देते हैं। मतलब जिन्हें का दाल कहते हैं अपने तुम्हारी भाषा में, दाल कहते हैं, उसको बीज पत्र बोला जाता है, बीज पत्र। तो इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, और जो ये बीज पत्र होते हैं, अगर ध्यान से देखा होगा आपने, तो दोनों बीज पत्र के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है भ्रूण। भ्रूण का मतलब, जैसे जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में देखो, जैसे कोई माँ है, तो माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है ना, तो उसको भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। सेम वैसा ही ये इसका बीज का भ्रूण है, ठीक है। हालांकि बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान है, वो जीवों की चर्चा करता है, और जीवों की जब चर्चा करता है तो जीवों में ये आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जीव विज्ञान के 2 भाग हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जीव विज्ञान के 2 भाग हैं, एक वनस्पति विज्ञान है और दूसरा है हमारा जंतु विज्ञान। तो जो जंतु विज्ञान हो चाहे जीव वनस्पति विज्ञान हो, दोनों तो जीव विज्ञान ही है। तो ये भी एक जीव है। हालांकि हम लोग देखते हैं पेड़ पादपों को, लेकिन हमको लगता नहीं कि वो एक जीव है, बट वी शुड नो कि वो भी एक जीव हैं, हमारी तरह ही वो भी वृद्धि करते हैं, हमारी तरह उनके भी बच्चे होते हैं। लाइक फल जो होता है वो बच्चा ही उनका होता है, समझ लीजिए। और फिर उस में जो बीज निकलता है, उस बीज को जब हम जमीन के अंदर दबाते हैं तो उनमें से एक नया पादप निकलता है, एक नया पौधा निकलता है, और उस नए पौधे से फिर बड़ा सा पौधा बनता है, लाइक हमारी तरह ही। जैसे हम लोगों को हमारी मम्मी ने जन्म दिया और उसके बाद फिर हम बड़े होंगे तो हमारी हमसे भी नई संतानें बनेंगी। सेम वैसा ही इसमें भी देखने को मिलता है, ऐसी ही क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब हमने कहा हम बीज से स्टार्ट करेंगे, तो बीज में जो होता है भ्रूण होता है, और भ्रूण के 2 भाग होते हैं मेनली, इसको ध्यान रखना है। भ्रूण के 2 भाग होते हैं, और दोनों भागों में अगर कहें तो एक होता है प्रांकुर, सॉरी साफ नहीं दिख रहा है, मैं क्लियर करके सही कर देता हूं। एक है प्रांकुर और दूसरा है मूलांकुर, राइट, ठीक है। जो प्रांकुर वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये प्रांकुर वाला भाग आगे की तरफ वृद्धि करेगा। लाइक जैसे हमने इसको बो दिया जमीन के अंदर, तो जो प्रांकुर है ये आगे की तरफ वृद्धि करता है। देखो 2 तरीके की वृद्धि होती है, अब वो क्लास 11th का है मैटर। एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक वृद्धि। तो यहाँ पर छोड़िए, ज्यादा जटिल चीजों को हम नहीं ले जाते हैं, ऐसा ही समझिए लोकल लैंग्वेज में कि ये एक ऊपर की तरफ गति कर रहा है, और जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है उसको देखो, ऊपर वाले को तो प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाले को मूलांकुर कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है नीचे जाएगा, और नीचे ये किसका विस्तार करेगा, ये बनाएगा जड़। और ये ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये इसके कोशिकाओं में कुछ वृद्धि होती रहती है, और आगे जा करके पत्तियां वगैरह बनाएगा, और इस तरीके से ये आगे वृद्धि करता हुआ चला जाता है। तो इसमें से जो दिखाई दिया, ये जो थोड़ा सा निकला हुआ भाग दिखाई दिया जिसको प्रांकुर कहते हैं, ये प्रांकुर आगे की तरफ वृद्धि करता है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे तो मिट्टी होती है, और मिट्टी के नीचे ये चीजें दिखाई देती है। ऊपर ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है और जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सूट सिस्टम। इंग्लिश भाषा में इसको सूट सिस्टम बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। यानी कि ये जड़ वाला पूरा भाग है और ये तने वाला भाग है। अब देखिए, ये जो पादप है जो अभी बना, जो कि इस छोटे से भाग मूलांकुर और प्रांकुर से बन रहा है, ये पादप आगे वृद्धि करता जाएगा, आगे वृद्धि करता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, बच्चा पैदा होते ही थोड़ी ना नया बच्चा बना सकता है, अर्थात उसके शरीर के अंदर थोड़ी ना अंडाणु और शुक्राणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वो जब परिपक्व हो जाता है, जैसे जंतुओं में खास करके मनुष्य की बात करें, तो जब वो 14 साल 13 साल 12-13 साल की एज में आ जाता है, तब फीमेल बच्चे के अंदर ओवम का निर्माण होना स्टार्ट होता है, और जो मेल बच्चा होता है उसके अंदर स्पर्म का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही मैच्योर होता है, तो ना वैसे ही जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा, मीन्स बड़ा जब हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें से जो निकल रही है ये तने, जहां से ये पत्ती निकल रही है, जहां से ये पत्ती निकलेगी उस वाले भाग को, जो पत्ती निकल रही है उस वाले भाग को, यहां से जो पत्ती निकल रही है उस भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड्स। हालांकि इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, जहां से पत्ती निकलते हैं उसको एक्सिलरी बड या कक्षीय कलिका भी कहते हैं। नहीं याद रखना, कुछ भी नहीं याद रखना,
बस केवल मैं क्या कर रहा हूं कि पुष्प की संरचना समझाने के लिए इतनी फर्जी की चीजें बता रहा हूं। मैंने कहा कि पेपर के लिए नहीं पढ़ाई करना है, अगर पढ़ लिए हम तो पेपर तो सेकेंडरी चीज है, होता रहेगा यार। हमको पहले इसको देखना है कि बना कैसे, पुष्प है क्या। तो जहां से हमने कहा जब मैच्योर हो जाएगा प्लांट, और जब मैच्योर हो जाएगा, अपनी एज होती है सबकी मैच्योर होने की, कोई प्लांट होता है जो कि 2-3 महीने में मैच्योर हो जाता है और उसमें से फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है, कोई प्लांट होता है और टाइम लेता है, कोई प्लांट और, तो उनकी सबकी अपनी टाइम पीरियड होती है, हमको वहां पर जाना ही नहीं है। तो जो ये एक्सिलरी बड दिखाई दे रहा है, जहां से पत्ती निकलना स्टार्ट हुई है वहीं से निकलता है हमारा पुष्प। हालांकि पुष्प जो है वो पत्ती का रूपांतरण कह सकते हो, अर्थात कि जहां से पत्ती निकलता है वही पत्ती ही रूप धारण कर लेता है पुष्प का। है बड़ा रोचक कि कैसे जो पत्ती है वो कैसे पुष्प बन गई। दिस इज मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैटर है कि हम इस चीज को समझ पाए कि ये पत्ती कैसे फूल बन गई। बट वी कैन अंडरस्टैंड, अगर चाहें तो, हमारे पास टाइम लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि हम चीजों को समझने की कोशिश करें, जितना ज्यादा सूक्ष्म लेवल पे हम नॉर्मली समझेंगे। तो जहां से पत्ती नॉर्मली निकल रही है उस पत्ती के भाग से क्या निकलने लगता है, वही पत्ती जो है वो रूपांतरित हो जाती है और बन जाता है वहां से वो फूल। लाइक जो भी कलर हो फूल का, अलग अलग कलर हो सकते हैं, और उस फूल के कुछ भाग होते हैं, तो हम देखेंगे उस फूल के क्या भाग है। इस तरीके से फूल का निर्माण हो जाता है। अब ये जो फूल है, ये जो पुष्प दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इस पुष्प को? ये तो तना, जड़ है, नीचे वाला भाग, ऊपर वाला तना है, ये पत्ती है, ये फूल है। जंतु के अगर शरीर से हम इस संरचना को कंपेयर करना चाहें तो जंतु के शरीर का ये जो पुष्प है, जानते हो क्या है? ये है जनन अंग। पुष्प जनन अंग है। जैसे मेल और फीमेल में जनन अंग जो होते हैं वो पेनिस एंड प्लस वो लाइक वजाइना, लाइक अदर जो यूट्रस वगैरह होता है, और जो विरसण होता है मेल में, वो सब जैसे एक जनन अंग है, सेम वैसा ही पुष्प भी एक जनन अंग है, और वो भी पेड़ का पुष्प जनन अंग है, क्योंकि इसी के अंदर तो बीज बनना है, इसी के अंदर तो फल बनना है ना। तो ये जनन अंग है, ठीक है। अब जो पुष्प होते हैं, इस पुष्प तक हम आपको पहुंचा दिए हैं पुष्प की संरचना में कि पुष्प बना कैसे। लेकिन ध्यान रहे कि हम बहुत तेज गए हैं, जो उसमें YouTube में 1.52 होता है, 2.0 स्पीड, हम 2 लाख स्पीड में चले हैं, तब यहाँ पहुंचा पाए हैं। ये क्लास 11th में देखो तो बड़ा ही सूक्ष्म लेवल से चीज़ों को समझना पड़ता है कि कैसे ये चीज़ें बनी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच आए हैं पुष्प की संरचना, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना। तो हम पुष्प की संरचना पर बात करेंगे। इतना मैटर समझ में आ गया होगा कि पुष्प बनता कैसे, अब पुष्प की जरूरत क्या है। अगर पुष्प होगा नहीं तो बीज वगैरह बनेंगे नहीं। अब हमको देखना है कि पुष्प की संरचना, यानी पुष्प जो है वो, हाँ, पुष्प की जो संरचना है इसमें हमको देखना है कि पुष्प में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हमको ये समझना है। 1 सेकेंड, ठीक है, हम देखेंगे पुष्प की संरचना। अब पुष्प का जहां से हमने कहा था वो जो डंठल था, ये प्लांट है, उस प्लांट के इस भाग से निकल रहा है, तो यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है भाग, ये जो छोटा सा भाग निकलता हुआ दिखाई देता है, इस छोटे से भाग को बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं, ये छोटा सा भाग जो निकला इसको बोलते हैं डंठल। डंठल, शायद ऐसा ही लिखा जाता है, डंठल, इसको बोलते हैं डंठल। डंठल के आगे जाते हैं तो हमको एक छोटा सा भाग दिखाया गया। अरे पुष्प में अलग अलग पुष्प में बड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है? ठीक है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि पुष्प का कौन सा भाग प्लांट के या पेड़ के तने से जुड़ता है, तो पुष्प का डंठल वाला भाग तने से जुड़ता है। बन गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं विस्तार में समझना तो वही होगा ही। ये पुष्पासन है। उसके बाद फिर अगली एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, वो हमको देखना है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। हालांकि ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग हो सकता है, अर्थात कई तरह के पुष्प होते हैं। किसी पुष्प में ये एक संरचना होती है, किसी पुष्प में एक से अधिक संरचना होती है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है स्त्री केसर।
स्त्री केसर, या तो इसी को हम जयांग कह रहे हैं, जयांग भी कह सकते हैं और स्त्री केसर कह सकते हैं। और इसमें कौन सी संरचना होती है, कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है, हालांकि मैं पता नहीं सही बना पाया नहीं, ये होती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दल। मैं बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ, नाम लिख देते हैं तो बताऊँ। यहाँ पर कुछ भाग और दिखाई देगा नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाह्य दल। उसकी संरचना देख लें, नीचे है डंठल, डंठल के ऊपर जाते हैं तो पुष्पासन, पुष्पासन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है जिसको स्त्री केसर कहते हैं या जयांग कहते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, कभी फूल लिए हो हाथ में, फूल लिए हो तो फूल को पकड़ो, डंठल गुलाब गुलाब का लिए होगे पक्का, तो जो डंठल पकड़े हैं तो आगे जाते हैं तो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिखाई देता है, जो ग्रीन वाला भाग दिखाई देता है, हरा वाला भाग दिखाई देता है, यानी कि डंठलवा के जस्ट अगवा यार, जैसे फूल है, अब हमारे पास फूल थोड़ी ना, फूल जैसे फूल को पकड़ते हैं तो फूल का ये वाला भाग जो दिखाई देता है वो ग्रीन ग्रीन सा। बैंगन देखो ना, बैंगन, बैंगन में ये झड़पे नहीं करता, बाकी दूसरे फूल में झड़ जाता है, तो बैंगन में जो चपका चपका रहता है ना, दैट इज वो बाह्यदल कहते हैं उसको, ठीक है। अगर एक बाह्यदल है, मतलब एक ठिया है, तो उसको बोलते हैं एक है, बाह्यदल बोलेंगे। अगर ढेर सारा हो तो उसको बोलते हैं बाह्यदल पुंज, यानी ग्रुप में है तो बाह्यदल पुंज, और एक है तो बाह्यदल, तो इसमें ज्यादा वो नहीं, बाह्यदल बाह्यदल पुंज कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो रंगीन वाला भाग दिखाई देता है, जो रंगीन वाला भाग दिखाई देता है, लाल पीला नीला गुलाबी जोन जोन होता है, ये सारा रंगीन वाला जिसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है दल। अब क्या बताएं, तो हरा हो गया, ठीक है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है रंगीन भाग दिखाई देता है, जिसको वो गुलाब लिए हो हाथ में तो पकड़ के फेंकते नहीं, जिसको पंखुड़ी कहते हैं, उसको दल कहते हैं, ठीक है, दल। और इसमें अगर अच्छा एक चीज तो बताना यार, हम कह रहे हैं कि बड़ा वास्ट सिलेबस है, फिर भी हम जल्दबाजी में, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ चीज समझ। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, जंतु में क्या होता है, जंतु में जो मेल होते हैं वो अलग होते हैं, फीमेल जो होते हैं अलग होते हैं, मतलब कि मेल यानी कि नर अलग होते हैं और मादा जो है वो अलग होती है, ऐसा है। लेकिन पुष्प में ऐसा देखने को मिलता है, ज्यादातर पुष्पों में ऐसा देखने को मिलता है कि मेल और फीमेल दोनों का शरीर एक, लेकिन उसके जो अंग हैं, मतलब दोनों अंग एक में होता है। लाइक मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन है कोई थोड़ा सा अजीब हो जाएगा यार, फिर भी मैं कोई बात नहीं, जैसे कि ह्यूमन है, मनुष्य है, इस मनुष्य के अंदर नर जनन अंग भी हो जाए और इसी के अंदर मादा जनन अंग भी हो जाए, तो क्या कहेंगे इसको, कि दोनों अंग है ना इसके पास, तो इसको बोलेंगे द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प ऐसे ही होते हैं, इनके दोनों जनन अंग होते हैं, है ना। रोचक चीज, दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जिनके पास दोनों जनन अंग हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, सेम ऐसे देख सकते हैं कि इसमें मेल वाला फीमेल वाला जो भाग है स्त्री केसर है, इसको हटाते हैं, ये वाला मैटर ये समझने भर के लिए है, इसको दिमाग से हटाइए कुछ देर के लिए, लेकिन चीजों को समझते रहिएगा, ठीक है। ये वाला जो भाग दिखाई दिया हमने इसको कहा ये स्त्री वाला भाग है, इसको बोलते हैं स्त्री केसर, ये बीच वाला भाग। और अगर हम कहें इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक कलर चेंज कर देते हैं, इस तरीके से कहाँ चेंज होता है यार, ये तो रेड का रेड है, ये इस तरीके से ऐसे से देखने को मिलते होंगे, देखा होगा, इस तरीके की संरचना होती है। जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। या अगर ग्रुप में है सारे तो इनको पुमंग के नाम से भी जाना सकता है। वाह क्या मार्कर चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझना ही तो है। ये पुंकेसर है, यानी कि ये कौन सा भाग है, ये नर वाला भाग है और ये वाला जो है मादा वाला भाग है। अभी पुष्प में हमने मोटा मोटी समझा कि पुष्प में इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है डंठल, पुष्पासन, ये जो रंगीन भाग दिखाई दे रहा है वो वाला दल, और ये जो हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, इसको बाह्यदल बोलते हैं। और ये बीच वाला जो भाग दिखाई दिया ये वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कहाँ गई, ये स्त्री केसर यानी कि जयांग, और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पुंकेसर अर्थात पुमंग। इतना हमने स्ट्रक्चर्स को देखा, अभी हमको और भी देखना, इतना ही नहीं है, ठीक है। अगर जो अभी तुमने सॉरी तुमने बोल दिया क्या, आई एम सॉरी, आपने अभी जो आपने वो क्या कहते हैं मुख्य संरचनाएं देखी, जैसे जयांग की और पुमंग की जो संरचनाएं देखी, तो इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर देखा,
ये ऐसे इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है। जानते हो क्या है? ये है नर वाला भाग। अभी देखा ना पीछे वाले में, ये वाला भाग, ये नर वाला भाग है, ठीक है। अभी हमको इसको और भी जटिलतम रूप से देखना पड़ेगा, मतलब अभी हमको और सीरियसली से देखना है। ये जो यहां से यहां तक भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु नाम याद रखना है। हम क्या देख रहे हैं? नर, नर जनन अंग। अब किसका नर जनन अंग? पुष्प का। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पुंकेसर। तो हम क्या देख रहे हैं? पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना, नर जनन अंग यानी कि पुष्प का नर जनन अंग और पुंकेसर की संरचना हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पुंकेसर का ये वाला जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको पुतंतु बोलते हैं। ये जुड़ा किससे होता है? तो कभी कभी ये जुड़ा होता है, मैं बना देता हूं एक पुष्प, इधर बना देते हैं तो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। ये है जयांग, ठीक है। ये वाला दल, ये वाला बाह्य दल, तिरछा बना होगा कोई बात नहीं, ठीक है। ये है, ये भाग दिखाएं इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको देखें ये किससे कनेक्टेड है नीचे, तो ये पुष्पासन से कनेक्टेड है। अगर पुष्पासन से कनेक्टेड है, सॉरी, पुष्पासन से कनेक्टेड होता है कभी कभी, कभी तो ये दल से भी कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो आइए इधर, तो यहां से कनेक्टेड होता है पुष्पासन से या तो दल से। दल मतलब कौन? ये रंगीन वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। अब ये नीचे वाले भाग को हम तो बोल देते हैं कि जहां से कनेक्टेड है उससे तो तुमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो पुष्पासन है, पुष्पासन, बस खत्म। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको पुतंतु बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई देता है इसको बोलते हैं परागकोश, इसको बोला जाता है परागकोश। ये पुतंतु, ये परागकोश। यहां से होता क्या है? यहां से जैसे इस भाग से ये तने से अटैच होता है। अभी पीछे वाले हमने देखा, तने के अंदर जो भी ग्लूकोज वगैरह या तो वाटर या जो भी खनिज लवण जो होता है पड़े तो हो ना, वो सारी चीजें इससे इस भाग से होते हुए यहाँ पहुंचती है और यहाँ से इस भाग में पहुंचती है, अर्थात जो नर वाला भाग है, अर्थात जो पुंकेसर है वहां तक पहुंचता है। पुंकेसर के यहाँ तक पहुंच तो गया, अब यहाँ से होते होते यहाँ तक पहुंचता है, तो इसलिए सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। ये आया हमारा परागकोश। मतलब इतना ध्यान रखना है, इस वाले भाग को परागकोश बोलते हैं और ये नीचे वाला भाग जो है इसको पुतंतु बोलते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है परागकोश के बारे में। इस परागकोश का और भी ज्यादा जटिल स्ट्रक्चर है, इसको हम और भी समझना चाहते हैं। अभी देखा हम पुष्प देख रहे थे कि इतना ही दिखता है हमको फूल, अब तुमको ये भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। और इसमें हमने एक स्ट्रक्चर को देखा और इसमें ये जो भाग दिखाई दे रहा है, अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परागकोश। तो हम क्या समझने वाले हैं? अब हम समझने वाले हैं परागकोश की संरचना। क्या होती है परागकोश की संरचना, वो देखते हैं। परागकोश, परागकोश की संरचना देखते हैं। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना में अगर देखें ध्यान से, तो परागकोश कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अभी कहोगे इस तरह तो अभी दिखा नहीं, हमने कहा वो सूक्ष्म लेवल का था, नहीं था, वो तो वैसे ही बना है। अभी तो हमने कहा कि बहुत सारी जटिलताएं इसके अंदर हमको देखनी है। ये है परागकोश, इन्हीं के ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको बीच से कट कर दें, अगर हम कट कर देंगे तो ये हमको किस तरह से देखने को मिलेगा? तो ये अगर जैसे मान लीजिए ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? पेन है। इस पेन को अगर इस तरह देखो तो लंबी लंबी देखने को मिल रही है, सेम वैसा ही लंबा लंबा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसको भी हम कट कर दें और काट करके तुमका हद ऐसे पेश करें तो ये कैसा देखने को मिलेगा? गोल गोल देखने को मिलेगा, सेम वैसा ही। हालांकि ये गोल है तो गोल दिखेगा, लेकिन वो ऐसा गोल होता नहीं। ये किस तरह से होता है? अगर इस तरह से दिखाएं तो ये किस तरह से देखने को मिलता है? ये इस तरह से होता है, ठीक है यार, हो गया। ये इस तरीके से होता है। ये मान लेते हैं यहां से कट किया है हमने, तो ये ऊपर वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग, ये नीचे इस तरीके से और बनेगा और ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये नीचे वाला भाग ये दिख रहा है और यहां से कट कर दिया तो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं चार्ट ही, इसमें देखो छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये छोटे छोटे छेद केवल एक जगह पे नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर कोई चीज तो है नहीं, मान लेते हैं कि मार्कर है क्या? मार्कर दे दीजिए तो
मार्कर। ठीक है, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर में देखिए अगर इसको हम ओपन करते हैं, नहीं पहले देखिए ऐसे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसको हम काट देते हैं, काट देंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया, देखिए तो इसमें छेद दिख रहा है, ये छेद दिख रहा है। अब ये छेद केवल यहीं पे छेद नहीं है कि हमने यहाँ पर छेद बनाया बस केवल ये पूरे लंबाई में छेद है। तो ये यहां से लेकर के पूरे में छेद होता है इतना, इस तरीके से। और एक नहीं बल्कि 4 होते हैं, 2 ये आगे की तरफ होते हैं, 2 पीछे की तरफ। हमारे पास 3D थोड़ी ना बना सकते, 2D है तो 2 इधर का ही दिखेगा, पीछे वाला थोड़ी ना देखेगा। तो ये आगे का, इसमें छेद होते हैं, पूरे में छेद होते हैं, जैसे इसके अंदर पूरा छेद है। तो 4 ही ऐसे छोटे छोटे मतलब खंड देखने को मिलते हैं। क्या कहते हैं इसको, देखते हैं इसका नाम। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी कहते हैं। अब लघु बीजाणु धानी कितनी होती है एक परागकोश में, 1 2 3 4 होते हैं। देख लिए, ये भी प्रश्न पूछता है कि एक परिपक्व परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है। तो एक परिपक्व परागकोश में देख लो कितनी होती है, 2। एक प्रश्न और पूछता है, कहता है कि पालियां कितनी होती है इसमें। तो 2 पाली, पाली मतलब होता है भाग, सुना होगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली परीक्षाओं में भी होता है, तो भाग ही समझ सकते हैं। तो इसके 2 भाग होते हैं इस तरीके से, एक भाग ये, एक भाग ये। एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी, एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी। तो 2 हो गए कितने, 4 लघु बीजाणु धानियां हो गई। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम एक लघु बीजाणु धानी की संरचना समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बड़ा ही जटिल है। हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, अगर हम पीछे की तरफ जाते जाएं, हम सोचते हैं कि उस चीज को ध्यान देते जाइए। हम यहां से स्टार्ट किए थे कि एक बीज होता है, बीज को खोलते हैं, 2 उसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको बीज पत्र कहते हैं। जब मटर लिए हो हाथ में तो मटर को खोलो तो 2 उसमें दाल बनती है जिसको बीज पत्र कहते हैं। बीज पत्र में अगर ध्यान से देखो, आराम से खोलो तो उसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, हालांकि और भी छोटे होते हैं। तो जो 2 स्ट्रक्चर्स में एक प्रांकुर होता है और एक होता है मूलांकुर। प्रांकुर से क्या होता है, प्रांकुर से ये ऊपर वाला भाग बनता है जिसको शूट सिस्टम कहते हैं। और जो मूलांकुर होता है इससे कौन सा भाग बनता है, ये नीचे जड़ वाला भाग बनता है जिसको रूट सिस्टम कहते हैं। हमने इतना समझा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये वृद्धि होता जाता है तो इसमें पत्ती वगैरह बनती जाती है, लेकिन एक समय आता है जबकि ये पादप जो होता है मैच्योर हो जाता है, तो इसमें यही जहां से पत्ती निकलती है वहीं से निकल जाता है फूल, और फूल बन जाता है इसका जननांग। हम इसकी बात किए। उसके बाद हमने देखा पुष्प की संरचना, ओवरऑल छोटा मोटा संरचना, ये क्लास 10th में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक जो नर वाला भाग है जिसको परागकोश कहते हैं हम, नर जननांग जिसको पुष्प का नर जननांग जिसको पुंकेसर कहते हैं, उसका एक संरचना लिए परागकोश। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है पुतंतु। तो पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, हमने देखा, ये फोटो से हमने दिखाया था इससे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, परागकोश को लिया और एक परागकोश को बीच से कट किया, और कट करके हमने देखा कि उसके अंदर क्या दिख रहा है, तो हमें 4 लघु बीजाणु धानियां दिख रही है। हम यहाँ तक पहुंचे। अब हम इस लघु बीजाणु धानी के अंदर चलने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पर ही इसका काम करूं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये यहीं पर होना चाहिए, चीजें समझना है हमको ध्यान से। ठीक है, चलिए हम अब एक लघु बीजाणु धानी की बात करेंगे। अब इस लघु बीजाणु धानी में ये जो दिख रही है ये भी एक लेयर है, उसके बाद ये कुछ लेयर है, ये भी लेयर दिख रही है, इसके अंदर जो अंदर है वो भी हम देखेंगे। तो हम इस पर क्या करते हैं, इतने भाग को बड़ा करके देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हम बड़ा करके देखते हैं, ये वाला जो भाग देखने को मिल रहा है ये इस तरीके से हम गोल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी गोल है और ये भी इसको गोल ही मान लेते हैं। तो ये बाहर वाला है। तो ये जो बाहर वाला भाग देखने को मिलता है इसको क्या नाम दे, नाम भी याद करते जाना। तो ये पुष्प की संरचना है, इतने नाम है, कहोगे याद कैसे होगा, करो जैसे करना है, करना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो होगा कैसे। ये जो बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं। इसका नाम अंतस त्वचा है। अंतस, क्या लिख रहे हैं यार, अंतस त्वचा, अंतस त्वचा, बाह्य त्वचा कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, अंतस त्वचा। उसके बाद फिर आएंगे, अच्छा मैं काम भी बताते चलता हूं, बार बार मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। बाह्य त्वचा क्या काम करती है, बाह्य त्वचा मैं कैसे बताऊं,
अब हमारे पास तो कोई वो फूल तो है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि हमारे पास संरचना हो, अगर होगा तो चीज़ें हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। समझना, देखो पेपर ही हमारा मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम पेपर के लिए पढ़ाई करें। हमने कहा हम चीज़ों को अपने नज़रिए से देखें, हमें कुछ ज्ञान मिलना चाहिए यार। पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग पढ़े, बहुत आता था उनको, बहुत आता था, नौकरी भी खूब करते थे और खूब पैसा था उनके पास, करेटी घाटे में सब सुलग गए। तो पढ़ाई लिखाई में चीज़ नहीं होती कि पढ़ लिख करके हमको नौकरी मिल जाए। जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए हमारा, कि हमारा जीवन जो है वो अच्छे तरीके से, सरल तरीके से चल सके, ये हमारा होना चाहिए। ये तो माध्यम है बस, केवल चीज़ों को जानना। अगर तुम ठीक से पढ़ते हो, चीज़ों को समझते हो, तो तुम्हारा देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। सच में कह रहे हैं, नज़रिया चेंज हो जाएगा। चलिए आइए नज़रिया चेंज करिए। ठीक है, ये बाहर जो त्वचा दिखाई दे रही है, या यूँ कह सकते हैं कि ये है हमारा परागकोश। तो इस परागकोश का जो बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज अंतस्थ त्वचा, जिसको बाह्य त्वचा कह सकते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा क्या काम करता है? छोटा छोटा चीज याद रखो, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं, याद करना ज्यादा जरूरी है। चीजों को मैं जैसा बताता हूं वैसा सुनते जाइए। अंतस्थ त्वचा क्या काम करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। किसकी सुरक्षा प्रदान करती है? परागकोश की सुरक्षा प्रदान करती है, या यूं कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं सारा जो मटेरियल इसके अंदर अभी बनने वाला ना, अभी उसमें जाने वाला है, क्या चीज बनेगा भैया? परागकण तक बनेगा, परागकण में क्या क्या चीजें कैसे बनती है वो सब देखना है हमको। और ये सारी चीजों को सुरक्षित करने का काम ये करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं होगा तो कौन करेगा इसको सुरक्षित? तो अंतस्थ त्वचा सुरक्षा का काम करती है। उसके बाद फिर से एक लेयर मिलती है। अब आ गया तुम्हारे एनसीईआरटी का जो पिक्चर है, जो उनको तोरे समझ में नहीं आता है, देखते रहते हो, कहते हो का है ये, होता है ना एनसीईआरटी में देखोगे इस तरह का पिक्चर है, और देखते हो कहते का है ये? अरे भैया सेल है, कोशिकाएं हैं, क्योंकि कोशिका से ही तो पूरा शरीर बना हुआ है, पता है? तो कोशिका से ही तो ये लघु बीजाणुधानी भी बनी होगी, इसमें का कोई दो ही अंतर है क्या? तो ये कोशिकाएं हैं, सेल है, सेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको 2-3 लेयर बना देते हैं। दरअसल ये 2-3 लेयर में होती ही है, हम 3 लेयर में होती है, कहीं कहीं 3 दिया है, किसी किसी पुष्प में 2 भी होता है, किसी किसी पुष्प में 3 भी होता है, ये अलग अलग की बातें हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतस्थिसियम, है ना जटिल नेम? हमका याद हो गया, तुमका कहीं नहीं याद होगा, करो याद, हमको तो उसे अलग जगह से आएगा, हम वो पढ़े हैं, हमको याद होगा, याद करिए। अंतस्थ त्वचा बाह्य वाली, उसके बाद जो है अंतस्थिसियम। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, फिर से हमको एक लेयर मिलती है। तो कितनी लेयर है यार ये छोटा सा स्ट्रक्चर में, जो उन्हें हम आज तक देखते ही नहीं रहे, आज हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद फिर होती है मध्य स्तर, मध्य स्तर। अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन किससे पूछता है? ये लो, जौन क्वेश्चनवा पूछता है वो यहां से पूछता है, कहता है कि बताओ लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो लघु बीजाणु की धानी की सबसे अंदर वाली संरचना को टेपिटम कहते हैं, यही है टेपिटम। आई बात समझ में? इसको टेपिटम कहते हैं। हाँ, टेपिटम क्या चीज है भैया? यहू कोशिका है। हम ऐसे लाइन से खींच दिए तो इसका मतलब लाइनें ना समझो, उन्होंने कहा भैया बहुत जटिल चीजें हमको समझना है इसमें। तो ये कोशिका ही है, टेपिटम कोशिका ही लेयर है। इसके अंदर होती क्या है? अच्छा ऐसा करें ना कि अगली वाली हेडिंग, ये तो हो गया लघु बीजाणुधानी की संरचना। ऐसा करते हैं, इसमें एक चीज और बता देते हैं, उसके बाद फिर अगली वाली हेडिंग पे हम बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नर वाला जो भाग है वो पूरा खत्म हो जाए, मादा वाला भाग है जो अगला फिर हम देखेंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेल हैं, कुछ सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, कोशिकाएं। हाँ भैया, सब कोशिका से तो बना है, तो कोशिका एमा नहीं होगा का? कोशिका इसमें भरा पड़ा होगा। इस सेल को बोलते क्या है? इस कोशिका को बोलते क्या है? इस कोशिका को बोलते हैं मदर सेल। लो आ गई ना मम्मी जी, जो सबको बनाई है। तो मदर सेल ही तो है जो सब चीजें बनाती है। ये मेन सेल है मदर सेल, जिसको मातृ कोशिका के नाम से भी जानते हैं, मातृ कोशिका। इसका नाम मातृ क्यों रखा है जानते हो? क्योंकि यही निर्माण करेगी अगले जो इसकी नई ऑफ स्प्रिंग आएगी, अर्थात नया जो इसका बीज बनेगा, मेन काम यही करेगा। हालांकि जो अभी हम मेल वाला भाग देखे थे, जयांग तो चल रहा है, अरे सॉरी मैं क्या बोला,
पुमंग तो चल ही रहा है। जो मादा वाला भाग देखे थे जिसमें जयांग था, तो जयांग के अंदर भी मातृकोशिका होती है, हम देखेंगे उसको, और इसमें भी मातृकोशिका है। और दोनों मातृकोशिकाएं, जैसे मैं समझाता हूं तुमको, क्योंकि तुम लोग इस चीज को बहुत अच्छे समझते होगे। जंतुओं में क्या होता है, जो मेल होता है उसमें होते हैं वृषण, और फीमेल जो होती है उसमें होते हैं ओवरी, अंडाशय जिसको बोलते हैं। अंडाशय के अंदर क्या बनता है, तो अंडे बनते हैं। और जो वृषण होता है उसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। तो वो जो शुक्राणु जहां पर बनता है उसको ही मदर सेल कहते हैं, और जहां अंडाणु फीमेल में बनता है उसको भी मदर सेल कहते हैं। अब लो, हमने क्या कहा था शुरुआत में, हमने कहा था कि चाहे पेड़ हो और चाहे कोई जंतु हो, बोथ है, दोनों के पास लाइफ है। लेकिन हम लोग क्या है, कोई बगल में पेड़ दिखाए 1 लाख मार दिए, पकड़ के डाले तोड़ दिए। जितना तुमको एहसास होता होगा ना दर्द का, हालांकि उनको भी एहसास होता है, लेकिन तुम लोग उसकी आवाज़ों को सुन नहीं सकते। जिस दिन सुनोगे शायद सुन लोगे, अब तो सुनोगे, मुझे लग रहा है कि अब सुनोगे, क्योंकि पढ़ोगे अगर तभी तो जानोगे। जब तक पढ़े नहीं होंगे तो हम जानेंगे क्या चीज़ें, है ना। मेन प्रॉब्लम, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं, बात यह है देखा नहीं चीज़ों को ध्यान से हमने, ठीक है। आइए यहाँ पे आइए। तो ये जो मदर सेल है, मातृकोशिका है, इस मातृकोशिका में विभाजन होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो वो टॉपिक हमारा अलग होगा, हम उसकी बातें अलग करेंगे। अभी केवल हम संरचना की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन क्या होगा, परागकण कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो मदर सेल दिखाई दे रही है, मातृकोशिका जिसको कहते हैं, इस मातृकोशिका में होता क्या है, ये जो मातृकोशिका है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये है मातृकोशिका, वो हाँ काली थी, ये लाल हो गई, क्या करें, ठीक है। ये जो मातृकोशिका है, कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, गॉड सॉरी, कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। थोड़ा अपच है शायद, भोजन वोजन को जो किए हैं वो पचा नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। चलो देखिए, ये जो कोशिका दिखाई दे रही है, मातृ सेल जो दिखाई दे रही है, मातृकोशिका जो दिखाई दे रही है, इसमें विभाजन होता है। अब वो कोशिका विभाजन कहाँ है, कोशिका विभाजन कुछ नहीं है। तो जब पैदा हुए थे तो नान के रहे हैं ऐसे चलते थे, वो बकैया बकैया जिसे कहते हैं। आज तुम खड़े होकर के चलते हो, इतने बड़े हो गए हो। जानते हो क्यों बड़े हो गए, क्योंकि कोशिका का विभाजन हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो अंग है वो वृद्धि किए हैं। सेम वैसे ही सेम चीजें यहाँ पर भी हम लोग देखना है कि जो कोशिका, हाँ कोशिका विभाजन के कारण ये चीजें हो पाई हैं, इतना समझिएगा। अगर प्रश्न आता है कोशिका विभाजन क्या है, तो वो मैं समझाने की कोशिश किया, थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें नर वाला भाग जो है वो खत्म ही हो जाए। इसमें क्या होता है, ये कोशिका होती है 2n। 2n का मतलब होता है द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। लाइक जैसे हम कहें कि मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, सबको पता है 46 होते हैं। और जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, 2n कहते हैं। यानी 46 इक्वल टू इसको बोलते हैं 2n। अगर इसमें विभाजन होता है, अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये डिवाइड होगा और ये बन जाएगा n। जब 2n बराबर 46 है तो n बराबर 23 नहीं होगा। लेकिन ये जंतु में है, इनकी बात हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो केवल समझा रहे हैं कि 2n का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये द्विगुणित होता है। और उसके बाद जब ये कोशिका बनती है, इससे जो 2 कोशिकाएं बनती हैं वो कोशिकाएं n होती हैं। यानी कि जितना मातृकोशिका में गुणसूत्र है उससे आधा होता है, यानी कि आधा हो जाता है। अब जो ये बना ना, ये चीज जो बनी है कोशिका ही है। और ये जो कोशिका दिखाई दे रही है ये n है, यानी कि अर्धसूत्री से बनी हुई कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिका है। ये जो बना दिखाई दिया, ये जो बना दिखाई दिया, एक मातृकोशिका से 2 बना है, मान लें। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, गलत नहीं है यार, वो मैं जाऊंगा लघु बीजाणु जनन समझाऊंगा, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा समझा रहे हैं। बाकी लघु बीजाणु जनन जो है उसमें जाके और गुरु बीजाणु जनन जो है उसमें जाके हम चीजों को और अच्छे से समझेंगे। अभी केवल इतना समझिए, माइंड में के अंदर क्लियर करिए कि हम समझ क्या रहे हैं। इस ये जो मातृकोशिका, इस मातृकोशिका से एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। जौन ये कोशिका बनी है, मान लीजिए ये जो कोशिका बनी है, इसी को बोलते हैं परागकण। अब परागकण क्या है, ये परागकण क्या है, तो ये परागकण वही है जो अंड कोशिका से पादप में फीमेल वाला जो पादप है, फीमेल वाला जो भाग है जयांग, उस जयांग के अंदर होता है अंड कोशिका, उससे मिल करके एक नया पौधा बनाता है, ये वही परागकण। अच्छा अभी नहीं समझे, मान लीजिए मेल पादप, मेल जंतु है, हाँ जंतुओं से ज्यादा कर पाते हो कनेक्ट, तो मुझे पता है, ठीक है। जंतु में अगर कोई मेल है, मनुष्य ही है, मनुष्य के अंदर वृषण है, वृषण मतलब टेस्टिस,
टेस्टिस अंदर जिसके अंदर शुक्राणु बनते हैं, जो शुक्राणु जब बन रहे हैं वो शुक्राणु हमने कहा मातृकोशिका से बनता है, तो मातृकोशिका तो ये तो है, इसके अंदर भी तो है। और जो मातृकोशिका से बनता है शुक्राणु वो अगुणित होता है ना, अर्थात उसके अंदर n गुणसूत्र होता है, यानी कि 23 गुणसूत्र होता है, तो ये भी तो आधा ही है। तो ये पराग कण मान लीजिए कि जैसे पादप में पराग कण होता है वैसे जंतु में शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु बन गए। बस हो गया। तो अब हम क्या समझने चल रहे हैं, अब की हमारा लास्ट होगा और इसी चीज को हम समझ लेंगे बस, उसके बाद हमारा जो मेल वाला भाग हो वो समझ खत्म हो जाएगा। ये जो परागकण दिखाई दे रहा है, अब हम समझेंगे परागकण की संरचना। तो अब हम चलते हैं परागकण का नया पेज पे दिखाते हैं। परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, इंग्लिश भाषा में पोलन ग्रेन। तुम ये नीट की थोड़ी तैयारी कर रहे हो, तुमको इंग्लिश भाषा में छोटी छोटी चीज बताते रहे, ठीक है। परागकण की संरचना जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। अब जो परागकण निकला, अभी अगली टॉपिक आएगी परागकण, आगे जाएगा परागण होगा, तो परागण को अभी हम नहीं समझेंगे, अभी हम केवल परागकण के स्ट्रक्चर को समझेंगे, बस एक लास्ट है ये, ठीक है। तो परागकण क्या होते हैं, अलग अलग पुष्प देखा होगा, परागकण देखा होगा, गुड़हल का फूल देखे हो, गुड़हल के फूल को कभी अगर हाथ से टच करो तो हाथ में पीले पीले से भाग दिखाई देते हैं, पीला पीला सा लगता है। जो पीला पीला सा भाग दिखाई देता है, उसको अगर ध्यान से देखो ना तो बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कण होते हैं, और वो जो छोटे छोटे कण होते हैं ना सरसों के दाने की तरह, हालांकि सरसों का दाना बड़ा होता है, उसी के कंपेयर में एकदम छोटा मान लीजिए जो दिखाई देता है वो है परागकण, ठीक है। और वो परागकण जो होता है उस कैसे देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग तरह से होते हैं, अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह से होते हैं। किसी में कोई टाइप का होता है, लाइक किसी में इस तरह का देखने को मिलता है, तो किसी में ऐसे खपरहा खपरहा देखने को मिलता है, किसी में तो ऐसे कटहा कटहा सा देखने को मिलता है, वो अलग अलग सब में अलग अलग सा देखने को मिलता है। तो हम एक ओवरऑल इमेज बनाते हैं जो कि सब सारी ज्यामिति को दिखा दे, लाइक ये गोल सा देखो, इसमें भी गोल दिखाई दे रहा है, इसमें भी गोल दिखाई दे रहा है, इसमें भी गोल दिखाई दे रहा है, तभी वाला बना देते हैं, समझ में आया। तो अब हम परागकण की संरचना को देखने चल रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है। देखिए अगर हम परागकण को देखें, बहुत सारे परागकण, अब हम उसकी संरचना देखने चल रहे हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि जिसको हम लोगों ने देखा नहीं है, आज हमको देखना है। और उस परागकण को देखें ध्यान से, तो ये जो बाहर उसकी कई लेयर्स होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और चीजें बता देता हूँ। इस परागकण में होता क्या है कि जरूरी नहीं कि ये सारा बंद ही भाग हो, ये कहीं कहीं पर खुला भी होता है, मैं उस चीजों को बाद में दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ पहले कि ये जो परागकण दिखा ये गोल गोल सा होगा, ऐसे ही कंपेयर करेगा, लाइक हमने बताया ना जैसे वो छोटा सा स्ट्रक्चर सरसों का दाना सेम वैसा ही संरचना समझिएगा, और उसको थोड़ा सा बड़ा के रूप में देखिएगा, जैसे फुटबॉल टाइप समझिएगा, तब समझ में चीजें आएंगी। तो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बाहर वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल इंग्लिश भाषा में इसको एक्साइन कहते हैं, एक्साइन, नाम याद रखना है, एक्साइन जरूरी है इसलिए हमने दिया, बाह्यचोल कहते हैं। और ये लेयर है बाहर की, जैसे फुटबॉल पकड़ लो तो फुटबॉल को हाथ से जहां से टच करे हो ना, वैसा ही समझिएगा। तो बाह्यचोल होता है जिसको एक्साइन कहते हैं। और उसके बाद बाह्यचोल के अंदर जाएंगे तो हमको फिर से एक लेयर देखने को मिलेगी, और इस लेयर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में एंटाइन कहते हैं, एंटाइन, ठीक है। बाह्यचोल और अंतःचोल, तो ये अंतःचोल दिखाई दिया। अच्छा, ये बाह्यचोल किस चीज का बना होता है मैं बता देता हूँ, बाह्यचोल क्या काम करता है पहले ये भी बता देता हूँ। बाह्यचोल जो होता है ना, एक प्रोटीन का बना होता है, जिस प्रोटीन को बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन, स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन। और स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन जो है ना, बड़ी ही हार्ड होती है, लाइक ना इसको वायु मैं क्या बोलने चला, न इससे आग जला सकती है, ना तो इसे पानी गला सकता है, जैसे वो नैनम सिंदंत शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, और यार भूल गए, सॉरी, ठीक है। तो वो है ना, एक ना आत्मा को कोई जला सकता है ना तो भिगा सकता है, वो कैसा था मुझे वैसे ही समझ लीजिए, ये बड़ा पावरफुल होता है। इतना पावरफुल होता है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे सरसों का बीज देखा होगा,
तो सरसों के बीज के ऊपर जो है स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। और जान लीजिए कि जैसे अब की हमने गेहूं बो दिया, फसल में बोए, अरे हम लोग किसान जानते हैं, जब हमने गेहूं बो दिया या सरसों उसके साथ हमने बो दिया, गेहूं के साथ हमने क्या करी, गेहूं तैयार हुआ, फसल हमारा सरसों भी तैयार हुई, हमने सरसों को काटा और काट करके हम क्या किए कि सारा हमने काम कर लिया। उसके बाद खेत खाली हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसमें बेड डाल लेते हैं। बेड डाल दिया, उसके बाद फिर पानी लगाते हैं उसमें, 1-2 महीना सूखा रहता है, उसके बाद पानी डाल के उसको खूब सड़ाते हैं, उसके अंदर फिर जोतते हैं, उसके अंदर फिर धान लगा देते हैं। धान लगा दिया हमने, धान भी 5-6 महीने लगता है, तैयार हुआ, धान को काटे, फिर हम वेट किए, फिर हम गेहूं बो दिए। अब की गेहूं बो, सरसों ना बो, तो क्या होता है कि गेहुआ के बिचवा में सरसों उगाती है। कहाँ से आई वो सरसों? अब तो सरसों बोए ही नहीं, क्या बोए थे? वो जो पिछली बार था ना बीज सरसों का, वो गिरा था जमीन में, तो जो सरसों का बीज है उसके ऊपर ये प्रोटीन है, स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन। ये इतनी हार्ड हमने बताया कि इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, कई दिन तक ये बना रह सकता है, मतलब कई महीने तक, कई साल तक ये बना रह सकता है। और ये स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन बचा कर रखता है उस बीज को, और अगली बार वो बीज फिर से उग जाता है खेत के अंदर। समझ सकते हो प्रकृति कितने तरीके से काम करती है, बीजों को बचा करके रखती है, ऐसा सोच सकते हैं। स्पोरोपोलेनिन बाह्य प्रोटीन, फिर से क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है ऐसा ही कि बताइए कि जो पराग कण है, उस पराग कण का जो बाहर वाली संरचना है, जिसको एक्साइन भी कहते हैं, वो किस चीज से बनी है, कौन सी प्रोटीन की बनी है? ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। उसके बाद आती है फिर एक और लेयर जिसको बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल जो है ये भी एक प्रोटीन की बनी है, उसको बोलते हैं पेक्टिन। पेक्टिन याद रखिएगा, पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन, पेक्टिन। क्या बन गया है, बन गया वंश के पेक्टिन, इसको बोलते हैं पेक्टिन। तो पेक्टिन का बना होता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन है उससे थोड़ा सा मतलब सोच सकते हैं कमजोर मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो इसको ज्यादा सुरक्षा का काम करना नहीं पड़ता, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। एक बड़ा सेल होता है, बड़ा सेल होता है, और एक होता है छोटा सेल। जो बड़ा सेल होता है, बड़ा सेल जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, वाह क्या बात है, कायिक कोशिका, कलर ही चेंज हो गया। इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका। दिस इज कायिक कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका। ये बड़ी होती है। अगर फिर से प्रश्न बना सकता है इस पर कि परागकण में जो, अच्छा रुको दूसरा बताते हैं, तो फिर बताते हैं प्रश्न। ये दूसरा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इस सेल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका। तो 2 कोशिकाएं इसके अंदर। अब तुम सोचो कि एक छोटा सा परागकण जो भी हमने हाथ में लिया था, पीला सा था, उसके अंदर ये संरचनाएं देखने को मिलती है, और हमने तो भी ध्यान नहीं दिया। इसी को तो पढ़ाई करते हैं भैया। तो कायिक कोशिका इसके अंदर होती है, जनन कोशिका भी इसके अंदर होती है। जो कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका क्या काम करेगी, ये जनन कोशिका क्या काम करेगी, इन चीजों को हम देखेंगे परागण में, जब हम पॉलिनेशन समझेंगे उसमें। तो एक बार हम फिर से एक क्विक रिवीजन करते हैं, चीजों को देखते हैं कि क्या था, हमने क्या पढ़ा था। हम शुरुआत में पहले हम सिलेबस की बात किए थे, सिलेबस के बाद फिर हम आए थे, हमने बात करी पुष्प की संरचना की। हमने देखा पुष्प से कैसे एक पेड़ बनता है, और पुष्प से नहीं, बीज से कैसे एक पेड़ बनता है और किस तरीके से फूल का निर्माण होता है। उसके बाद हमने देखा कि एक फूल में क्या क्या संरचनाएं होती हैं, नॉर्मल संरचनाएं हैं। और हमने फिर ये नर वाला जो भाग है, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। अभी ये मादा वाला भाग जो है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट जो अगली वीडियो होंगी उसमें हम देखेंगे। तो ये आंतरिक जो संरचना है, ये मादा वाला भाग है। मादा का शरीर भी थोड़ा सा, मतलब मादा भाग का जो है वो भी थोड़ा जटिल है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम नर वाले भाग की संरचना करेंगे। ये जो नर वाला भाग है, पुंकेसर है, इसकी संरचना कर रहे हैं। गोला वाला खूब दग रहा है, आज शायद दीपावली का नहीं, दीपावली नहीं, क्या है सर? आज शायद वो क्या है सर, डिठवन कहते हैं हमारे यहाँ। यार सूप पीटते हैं यार, सूप कह लिए पीटते हैं, जानते हैं आप सूप क्या पीटते हैं? बताऊंगा किसी दिन, हाँ, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, बताऊंगा सूप क्यों पीटते हैं, बताइएगा हमको। अगर
तो कमेंट करके बताइएगा वो सूप क्यों पीते हैं, तो मैं भी बताऊंगा। मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा, आप धार्मिक तरीके से बताइए। फिर से दगा है यार, ठीक है, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम कर रहे हैं जो दगा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि चलो देखते हैं, हमने कहा कि ये पुष्प है, पुष्प में ये वाला जो भाग दिखाई देता है इसको पुंकेसर कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इसके संरचना को हमने देखा कि इसमें जो ऊपर वाला भाग है इसे गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, परागकोश है, नीचे वाले भाग को पुतंतु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारी चीजें ध्यान रखिएगा, नहीं है तो इसको बार बार देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, फिर हमने देखा परागकोश की संरचना। परागकोश वही जो डंठल सा है, परागकोश में बीच से काटा हमने, इसको देखा, इसमें 4 लघु बीजाणु धानी दिखाई रही है। लघु बीजाणु धानी की संरचना में से हमने फिर एक लघु बीजाणु देखा धानी देखा, इसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं वो चीजें हमने बात करी। फिर हमने जो एक परागकण उसमें से बना था वो निकला, परागकण की संरचना को हमने देखा, परागकण के अंदर क्या होता है, मोटा मोटी हमने समझने की बातें करी, यहाँ तक ही हम लोगों ने पढ़ा। और अगली है परागण के प्रकार। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे परागण क्या चीज होती है, फिर परागण के प्रकार की बातें करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको? अगर सोचते हैं कि थोड़ा सा हम स्लो चलें तो आप बताइएगा, हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कम खाओ, अच्छा खाओ, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ये चाहते हो या ये चाहते हो कि हाँ सिलेबस हमको खत्म करना है कैसे भी, अगर जिस तरीके की प्रतिक्रिया होगी आपकी, हम उस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। आपने टाइम दिया इतना, लगभग कितने मिनट हो गए सर, कितने मिनट हो गए? 55 मिनट्स, बहुत लंबा समय था। अगर लास्ट तक बने हैं तो मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ के अंदर, क्योंकि 55 मिनट्स इतने टाइम तक कोई एक जगह पर टिक पाए मुश्किल है, और अगर आप टिके हैं तो समझ लीजिए जीवन में आप बहुत ही अच्छा कुछ कर पाएंगे। और ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें जीवन में। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।